नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 18वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखितेन केन छात्राः स्वोद्देश्यम भाषायाः प्रयोगम कुर्वन्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि शिक्षार्थियों को एक तरीके से भाषा का उद्देश्य के साथ प्रयोग करना सिखाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रमाणिकेन कार्येन, यानी कि एन ऑथेंटिक टास्क इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। प्रमाणिक कार्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चों को सुउद्देश्य यानी उद्देश्य के साथ भाषा का प्रयोग करना किसमें सिखाती है। तो हम लोग भाषा का उच्चतम उद्देश्य क्या होता है, भाषा का उच्चतम उद्देश्य ये होता है कि बच्चा अपने मौलिक विचारों को बोल करके एक्सप्रेस कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, किसी दूसरे बंदे से बातचीत कर पाए, अंतःक्रिया कर पाए, कम्युनिकेशन कर पाए। यही होता है भाषा का उच्चतम उद्देश्य और इसी को बोलते हैं उद्देश्य के साथ भाषा का प्रयोग करना। तो प्रमाणिक कार्य क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे की मदर टंग है उसकी जो शब्दावलियां हैं उसका अपने दैनिक जीवन में वो प्रयोग कर पा रहा है कम्युनिकेट करने के संदर्भ में। जैसे कि अगर आप पहले के पेपर में देखेंगे तो वहां पर प्रमाणिक सामग्री आपसे पूछी जाती थी। तो प्रमाणिक सामग्री क्या होता है, जो बच्चों के स्थानीय क्षेत्र से जुड़ी भाषा से जुड़े शब्दावलियों की बात करें वही प्रमाणिक सामग्री होता है। और यहां पर बच्चा अगर अपने स्थानीय क्षेत्र से जुड़ी भाषा का उद्देश्य के साथ यानी सार्थक तरीके से किसी से बातचीत में प्रयोग कर पा रहा है तो उसे ही हम लोग प्रमाणिक कार्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रुति ही घटनानां सूचनार्थम पत्रिकाम पठति तस्या पठनम किम कथ्यते, यानी कि श्रुति जो है वो एक पत्रिका पढ़ रही है। किस लिए पढ़ रही है, किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए, सूचना को वो ढूंढ रही है, किसी घटना को वो ढूंढ रही है। ठीक है, तो ढूंढना या फिर सर्च करना ये स्कैनिंग कहलाता है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि उसका इस प्रकार से पठन क्या कहलाएगा। तो किसी भी सूचना को किसी पत्रिका में, किसी लेख में ढूंढना, उसे हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं, परिवीक्षणम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 स्कैनिंग इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखने भाषणे च प्रयुक्ता शब्दा कथ्यते, यानी कि लिखने और बोलने के दौरान जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, लिखने के बारे में पूछा गया और बोलने के बारे में पूछा गया कि इसमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहेंगे। तो देखिए, चारों भाषा के कौशलों में जो हम लोग डील कर रहे होते हैं वो शब्दों में ही डील कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं शब्दों को ही बोल रहा हूँ। आप मेरे द्वारा बोली जा रहे भाषा को सुन रहे हैं तो आप शब्दों को ही सुन रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो मैं शब्द को ही लिखूंगा और आप अपने स्क्रीन पर इस समय नीरज को पढ़ रहे होंगे तो आप इस शब्द को ही पढ़ रहे हैं। यानी कि भाषा के चारों कौशलों में शब्दों में ही डील किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, 2 प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, 2 रिसेप्टिव स्किल होते हैं। जो प्रोडक्टिव स्किल है वही हमारा सक्रिय शब्दावली होता है और जो रिसेप्टिव स्किल है वही हमारा निष्क्रिय शब्दावली होता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने के दौरान मैं शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल हो गया। और प्रोडक्टिव स्किल के दौरान मैं सक्रिय हूं, इसलिए जो मैं शब्दों को बोल रहा हूं वो सक्रिय शब्दावली बोली जाएगी। और अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो लिखने के दौरान मैं इस शब्द को प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी प्रोडक्टिव स्किल हो गया। और प्रोडक्टिव स्किल के दौरान मैं लिख करके सक्रिय तौर पर इस शब्द को लिख रहा हूं तो इसे सक्रिय शब्दावली बोला जाएगा। तो यानी कि बोलना, ध्यान से समझिएगा, बोलना और लिखना ये सक्रिय शब्दावली के उदाहरण होते हैं और सुनना और पढ़ना वो निष्क्रिय शब्दावली के उदाहरण होते हैं। क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर इस समय इस नीरज शब्द को पढ़ रहे हैं तो ये आप निष्क्रिय शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप शब्दों को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बल्कि शब्दों को रिसीव कर रहे हैं। तो जो रिसिप्टिव स्किल होता है यानी कि सुनना और पढ़ना जो होता है वो निष्क्रिय शब्दावली से जुड़ा हुआ है। प्रश्न हमसे किसके बारे में पूछा गया, हमसे प्रश्न पूछा गया लिखने के बारे में और भाषण के बारे में यानी बोलने के संदर्भ में। तो लिखना और बोलना प्रोडक्टिव स्किल है, यानी प्रोडक्टिव स्किल के दौरान हम लोग क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं शब्दों को प्रोड्यूस करने के संदर्भ में, इसलिए ये सक्रिय शब्दावली के उदाहरण हो जाएंगे। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता अस्ति, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षमता है। अब इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी CALP। देखिए, 2 टर्म होते हैं, एक होता है CALP जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया और दूसरा होता है BICS। दोनों हमारे भाषा के प्रयोग करने की क्षमता को ही दर्शाती है। जैसे BICS की जब मैं बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि
जब मैं किसी से बात कर रहा हूं, किसी दो बंदों से मैं बात कर रहा हूं, इंटरेक्शन कर रहा हूं, तो उस इंटरेक्शन के दौरान क्या मैं औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं या फिर अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, इससे तय होता है कि वो BICS होगा या फिर CALP होगा। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, अगर मैं अपने दोस्तों से जब बात कर रहा होता हूं तो जिस लैंग्वेज का प्रयोग मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, इस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहा होता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में पर्सनली बातें भी कर रहे होते हैं और वहां पर अनौपचारिक भाषा का भी प्रयोग होता है। तो जहां पर अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करने का कौशल आएगा वहां पर हमारा BICS होगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और जहां पर औपचारिक लैंग्वेज की बात आएगी, देखिए यहां पर बात किया गया ना कॉग्निटिव एकेडमिक, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित भाषा होती है, जो औपचारिक भाषा होती है, उसे हम लोग CALP कहते हैं। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि चारों विकल्पों में CALP कौन सा है, यानी कि औपचारिक भाषा से जुड़ा हुआ कौन सा है। देखिए हो सकता है कि चारों विकल्प आपको औपचारिक ही दिखे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो औपचारिक होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कस्मिंचिद भोजनालय भोजना देशाय भोजन सूचे अध्ययनम, यानी कि कहा जा रहा है भोजन सूचे यानी कि मेनू कार्ड की बात की जा रही है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप गए, भोजनालय यानी कि क्या है, ढाबा रेस्टोरेंट की तो बात की जा रही है, तो वहां पर एक तरीके से मेनू देख करके आप ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं, मेनू देख करके ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं, तो वहां का जो मेनू कार्ड होता है वो वहां के स्थानीय क्षेत्र से जुड़े भाषा का प्रयोग कर रहा होता है। ध्यान से समझिएगा, आपके मोहल्ले में कोई ढाबा है तो आपके स्थान विशेष में उस पर्टिकुलर डिश को क्या बोला जाता है वहीं उस मेनू कार्ड में लिखा होगा, जो कि अनौपचारिक लैंग्वेज का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कई जगह पर आप लोग भाटी चोखा सुने होंगे, भाटी लिट्टी को बोलते हैं, तो भाटी जो शब्द है वो अनौपचारिक शब्द है और लिट्टी जो है वो औपचारिक शब्द के तौर पर देखा जाता है। तो यहां पर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्थानीय या फिर बहुत ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में जाएंगे तो वहां पर मेनू कार्ड में भाटी चोखा भी लिखा मिल जाएगा, तो वो हमारा औपचारिक नहीं है, वो अनौपचारिक है। और प्रश्न चूंकि हमसे किसके बारे में पूछा गया था, CALP के बारे में, तो ये औपचारिक भाषा से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा दिया गया, समीपस्थ नगरे मनोरंजन उद्याने पर्यटनस्य विषय सहपाठी भी वार्तालाप, यानी कि क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। हमसे कहा जा रहा है कि क्लासमेट के साथ बातचीत के दौरान किसी एक टूर के बारे में, किसी एक पार्क में टूर के बारे में एक तरीके से वार्तालाप करने की बात की जा रही है। वार्तालाप यानी कि बातचीत करने की बात की जा रही है। तो जो भाषा हम लोग एक दूसरे से बातचीत के दौरान यूज करते हैं तो वो अनौपचारिक भाषा होता है। वो क्या होता है, अनौपचारिक भाषा होता है। तो यहाँ पर ये BICS से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, BICS। तो प्रश्न चूंकि CALP के बारे में पूछा गया तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, जन्म दिवसांते दैनिकी लेखनम, यानी कि कहा जा रहा है कि जन्मदिन के अंतिम समय पर, जन्मदिन के दिन अंत में, देखिए जन्म दिवसे दिवसांते लिखा गया, यानी दिवस के अंत में, यानी जन्मदिन जिस दिन था उस दिन के रात की बात की जा रही है, अपना दैनिकी लिखना। तो यहाँ पर लिखना जो है वो पर्सनल यूज के लिए लिखा जा रहा है। जैसे बहुत लोग का पसंद होता है कि वो लोग डेली डायरी लिखते हैं, तो वहाँ पर वो लोग अपने यूज के लिए लिख रहे हैं, उसको कहीं प्रकाशित नहीं करना है या फिर औपचारिक तरीके से किसी ऑफिस में नहीं देना है, वो अपने यूज के लिए लिख रहे हैं, ताकि जब वो कभी समय मिलेगा तो पढ़ेंगे कि कब कब उनके साथ कौन कौन सी घटना हुई थी। तो वहां पर वो अनौपचारिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये BICS से जुड़ा हुआ देखा जाएगा, ना कि CALP से। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जलवायु परिवर्तन से जनजीवने प्रभाव इत्यस्मिन विषय समाचार पत्राय लेखस्य लेखनम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखने की बात की जा रही है, जिसमें जो एक तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखने की बात की जा रही है। तो जब हम लोग न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हम उसमें अनौपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जो अपने दोस्तों के बीच बातचीत में यूज कर रहे हैं या फिर अपने घर परिवार में बातचीत के बीच भी यूज कर रहे हैं। वो भाषा हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करना होगा। ये चूंकि डायरेक्टली औपचारिक भाषा से जुड़ा हुआ है, यानी CALP से जुड़ा हुआ है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा CALP है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिम सुंदर लेखनाय किमर्थम आदर्श पद्धति रूपेण यूयम मन्यध्वम, यानी कि हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो लिखने के लिए प्रोसेस अप्रोच होता है उसको आइडियल क्यों माना जाता है, उसको एक गुड राइटिंग प्रैक्टिस क्यों माना जाता है। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा, आदर्श क्यों माना जाता है उस सेंस में पूछा जा रहा है। तो जो लिखने का जो प्रोसेस अप्रोच है यानी प्रक्रिया पद्धति है, उसके अंतर्गत बच्चे कई चरणों से होकर के गुजरते हैं। मान लीजिए बच्चे को किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, तो वो अपने मौलिक विचारों को लिख करके अभिव्यक्त कर रहा होता है और उसके पहले वो कई चरणों से होकर के गुजरता है। सबसे पहले तो वो टॉपिक डिसाइड करता है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मानसिक उद्वेलन करना होगा। विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है कि किस टॉपिक पर क्या लिखना है, ये हो गया पहला। उसके बाद से अगला चरण ये होता है कि वो एक आउटलाइन तैयार कर रहा होता है कि किसके बारे में कितना लिखना है, क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में एक पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, 500 शब्दों में भी उसको समराइज किया जा सकता है और उसको एक पैराग्राफ में भी संकुचित करके लिखा जा सकता है। तो यहां पर आउटलाइन में मोटी मोटी उसकी बाउंड्री तय की जाती है कि कितना लिखना है। उसके बाद से ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि क्या हेडिंग लिखना है, किस हेडिंग के अंतर्गत क्या सब हेडिंग रहेगा, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग में तय होता है। उसके बाद से उसकी रीचेकिंग होती है कि जो कुछ भी हमने तय किया क्या वो सही है, उसका क्रॉस चेकिंग होता है और अगर उसमें करेक्शन करने की आवश्यकता होती है तो उसमें संशोधन भी किया जाएगा। उसके बाद से फाइनल ड्राफ्टिंग होती है और अंत में फाइनलाइज करके पूरी प्रक्रिया को लिखा जाता है, लेख को लिखा जाता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रक्रिया पद्धति जो है यानी जो लिखने का प्रोसेस अप्रोच है वो आदर्श क्यों माना जाता है। वो आदर्श इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे विभिन्न चरणों से होकर के गुजरते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसी की बात की गई है। प्रक्रिया पद्धति ही यानी कि प्रोसेस अप्रोच उत्कृष्ट लेखन से यानी कि लिखने की उत्कृष्ट विधि है। क्यों है, क्योंकि विकासाय बहुविसु अवस्थासु गंतुम छात्रान सक्षमान करोति, यानी कि छात्र जो है वो वेरियस यानी बहुत सारे स्टेजेज से हो करके गुजरते हैं एक अच्छे लेख को लिखने के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारितम कार्यम अस्ति, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के संदर्भ में आउटपुट बेस्ड एक तरीके से लैंग्वेज लर्निंग है, आउटपुट बेस्ड टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग है। ठीक है, यानी कि आउटपुट बेस्ड टास्क क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। भाषा के संदर्भ में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से 2 प्रोडक्टिव स्किल है, बोलना और लिखना। तो जो प्रोडक्टिव स्किल होता है यानी कि हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिव स्किल है वही आउटपुट बेस्ड टास्क माना जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि हम लोग कुछ बोले या फिर कुछ लिखें वो आउटपुट बेस्ड टास्क माना जाएगा भाषा सीखने के संदर्भ में। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, पहला दिया गया है छात्राः राजनैतिक विषय समाचारम पठन्ति। यहां पर देखिए पढ़ने की बात की जा रही है। तो पढ़ना मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रोडक्टिव स्किल होता है, जो बोलना होता है और जो लिखना होता है वो प्रोडक्टिव स्किल माना जाएगा और उस पर आधारित अगर हम लोग कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उसे आउटपुट बेस्ड एक्टिविटी माना जाएगा। लेकिन पढ़ना जो होता है वो रिसिप्टिव होता है, तो ये हमारा आउटपुट बेस्ड नहीं है, ये इनपुट बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, अनुच्छेद लेखनाय विचारणाम संकलनाय छात्रा समूहे कार्यम कुर्वन्ति। यहां पर विचारों का यानी समूह में बच्चे विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये एक तरीके से सोचना जो है वो प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा, सोचना जो है वो प्रोडक्टिव नहीं माना जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, चित्रणाम क्रमानुसारम प्रक्रिया वर्णाय चिंतनम, यानी कि केवल सोचने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा, आउटपुट नहीं माना जाएगा, उत्तर गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, प्रक्रिया पद्धतिम अनुकुर्वन्ति समाचार पत्रे छात्रः लेखम लिखन्ति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं वो एक आर्टिकल लिखते हैं न्यूज़पेपर के लिए और प्रोसेस अप्रोच को अपना करके, तो प्रोसेस अप्रोच की वजह से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखने की बात की गई थी लेकिन यहाँ पर प्रोसेस अप्रोच की बात नहीं की गई थी और केवल विचारों को संकलित करने की बात की गई थी, इस वजह से ये थोड़ा कम अप्रोप्रिएट था, यानी संकुचित कह सकते हैं। लेकिन चौथे विकल्प में जो प्रोसेस अप्रोच वर्ड यूज किया गया, प्रक्रिया पद्धति यूज किया गया, इसकी वजह से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया और यहाँ पर हम लोग लिख करके एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि समाचार पत्र के लिए जब लिख रहे हैं तो कोई ना कोई लेख हम लोग लिखे होंगे, तो वो लिखना जो है वो प्रोडक्टिव स्किल में आता है और लिखने के वजह से हम लोग किसी एक आउटपुट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक लेख तैयार कर रहे हैं, वही हमारा आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यम अस्ति, यानी कि व्याकरण के अध्यापन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि अध्ययनस्य स्रोत रूपेण
पाठ्य पुस्तकानां प्रयोगः, यानी कि अध्ययन के स्रोत के तौर पर, सोर्स के तौर पर बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक का यूज करना, टेक्स्ट का यूज करना, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, भाषा कार्य छात्रस्य दोषपूर्ण भाषायाः उदाहरणां प्रयोगः, यानी बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग करते होंगे, तो उनका उदाहरण लेकर के हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए ये गलत तरीके से अप्रोप्रिएट यूज नहीं कर रहे हैं भाषा का, और उसका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि ये ग्रामर का सही तरीका है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अध्यापन विषय उदाहरणाम वाक्य रूपे प्रयोगः, यानी कि कहा जा रहा है कि सेंटेंस को यूज करते हुए बच्चों को एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। क्योंकि बच्चों को व्याकरण किस तरीके से सिखाया जाता है, अलग से नहीं सिखाया जाता है। बच्चों को जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, यानी जो कहानी सुनाई जा रहा है, जो कविता सुनाई जा रही है, उसी में बच्चों को व्याकरण का नियम पढ़ाया जाता है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो यहाँ पर वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं कहानी के वाक्यों की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कहा जा रहा है कि शब्दानाम तथा संरचनायाः प्रदर्शनाय चित्रणाम उपयोगः, यानी कि कहा जा रहा है कि पिक्चर्स का यूज किया जा रहा है, बच्चों को विजुअलाइज कराया जा रहा है वर्ड्स और स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए पहले तो ये माना जाता है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है, यानी कि बच्चे को जो कविता सुनाई जा रही है उसी के माध्यम से सिखाना है। तो इसके 4 चरण होते हैं। पहला होता है प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो ग्रामर स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करता है और बच्चों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस करता है, यानी इसके बारे में जानकारी देता है। दूसरा चरण होता है फोकस्ड प्रैक्टिस, यानी कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट एज ए सोर्स ऑफ टीचिंग पॉइंट्स, यानी कि जो लेख है उसको एक सोर्स के तरीके से बच्चों को पढ़ाए जाने की बात की जाती है। तीसरा होता है कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस है उसको यूज किया जाता है बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए। और चौथा होता है टीचर फीडबैक, इसमें क्या होता है, जो बच्चा गलत इनकरेक्ट तरीके से लैंग्वेज को यूज कर रहा था उसका उदाहरण लेकर के बच्चे को सही स्ट्रक्चर एक तरीके से बताया जाता है। तो ये 3 जो मैंने चारों प्रोसेस में से जो 3 प्रोसेस मैंने आपका कट कर दिया, ये पॉजिटिव सेंस में था जो कि आपके विकल्प में दिया गया है। लेकिन यहां पर जो तीसरा विकल्प है वो कहीं पर भी 4 चरणों में से नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर निगेटिव है। और चूंकि निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति, यानी कि भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा मुख्यतः भाष्यते, यानी कि लैंग्वेज बेसिकली स्पोकन में यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों बात है, कोई भी भाषा हम लोग सीखते हैं तो जितना रिटन कम्युनिकेशन होता है उससे ज़्यादा हम लोग बोल करके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप मोबाइल पर बात करते हैं या फिर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, आप चिट्ठी लिखते हैं क्या? आप आज के दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, आप ज़्यादा बोल करके कम्युनिकेट करते हैं। तो यही हमसे बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, प्रत्येकम भाषायाः व्याकरणम अस्ति, यानी प्रत्येक भाषा का व्याकरण है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं और आप मेरी भावों को, मेरे द्वारा समझाए जा रहे हैं शब्दों को, अर्थों को उसी प्रकार से समझ पा रहे हैं जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल हो रहा है कि जिस ग्रामर को मैंने पढ़ा है, जिसके नियमों के अंतर्गत मैं आपको समझा रहा हूं, आपने भी वही ग्रामर पढ़ा है, तभी आप मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को, अर्थों को समझ पा रहे हैं। यानी कि प्रत्येक भाषा की व्याकरण होती ही होती है। यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि भाषार्थम लिपि अनिवार्य नास्ति, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा की, प्रत्येक भाषा की लिपि अनिवार्य नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि कई ऐसे लैंग्वेजेज हैं जिनका अपना पर्सनल कोई लिपि नहीं होता है, अपना पर्सनल कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन वो दूसरे स्क्रिप्ट में लिखे जरूर जाते हैं। ठीक है, यानी अपना लिपि होना अनिवार्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्रत्येकम भाषायाः लिपि भवति, यानी कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, अपनी लिपि होती है, वो कहा जा रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लैंग्वेजेज हैं जो कि अपने उनका अपना पर्सनल कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो किसी दूसरे स्क्रिप्ट में, किसी दूसरे लिपि में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये निगेटिव है क्योंकि कुछ भाषाएं हैं जिसकी लिपि नहीं होती है। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंश्चिद पाठे यदि प्रत्येकम
प्रत्येकम षष्ठ शब्दः लुप्यते एतत् कार्यम किम कथ्यते, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चों को भाषा सिखाने के दौरान एक टास्क ऐसा दिया गया जिसमें प्रत्येक छठवां जो शब्द था उसको हटा दिया गया, उसको लुप्त कर दिया गया। तो ये कार्य क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर कुछ पैराग्राफ होगा और इसमें से प्रत्येक छठवें शब्द को हटा दिया गया है और बच्चों को एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसे हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट, और इसी को हिंदी में शब्द लोप कहते हैं। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक तरीके से असेसमेंट एज लर्निंग है। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षार्थी है वो खुद अपने पढ़ने के दौरान खुद का स्व मूल्यांकन करेगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। आप लोग एनसीईआरटी की बुक कभी देखे होंगे तो एक चैप्टर आपने पढ़ा तो उस चैप्टर को पढ़ने के दौरान ब्रैकेट में आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, यानी ऊपर जो कुछ भी आपने पढ़ा है तो उसका एक क्वेश्चन बना करके ब्रैकेट में आपसे दे दिया जाता है, ताकि आप खुद से अपना मूल्यांकन कर पाए कि अगर आप इस प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो यानी कहने का मतलब कि ऊपर वाले पार्ट को आप समझ चुके हैं, और अगर इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं यानी ऊपर वाले पार्ट को अभी तक आप नहीं समझे हैं, भले आपने पढ़ा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तभी आपने उत्तर नहीं दिया है। यानी कि अगर आप खुद से मूल्यांकन करें पढ़ने के दौरान ही, उसे ही बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, और यही हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो देखिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि वर्षांते समेकित परीक्षा, यानी वर्ष के अंत में जो समेकित परीक्षा होता है, जो समेटिव असेसमेंट होता है, उसकी बात की जा रही है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो समेटिव असेसमेंट होता है वो सत्र के अंत में होता है और उसके बाद से हमें अपने अंदर सुधार करने की कोई भी मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए आप फाइनल परीक्षा में फेल हो गए तो क्या आपको उसके बाद मौका मिलेगा सुधार करने के लिए? नहीं मिलेगा। तो ये निगेटिव होता है। निर्माणात्मक सत्र परीक्षा, यानी कि आपका एक तरीके से फॉर्मेटिव टर्म टेस्ट की बात की जा रही है। तो फॉर्मेटिव या फिर टर्म टेस्ट में यहाँ पर जैसे कि आप परीक्षा दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, तो उस दौरान आप अपना खुद का मूल्यांकन एक तरीके से नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि जब आप अध्ययन कर रहे हैं उसी दौरान आपको मूल्यांकन करना है। यहाँ तो आप परीक्षा दे रहे हैं ना, तो ये उस दौरान मूल्यांकन नहीं है। हमारा उत्तर नहीं होगा। साप्ताहिक परीक्षा तथा मासिक परीक्षा, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आप अध्ययन करते हुए मूल्यांकन करने चाहिए। ये सभी परीक्षा की बात कर रहा था, ये सभी जो है वो परीक्षा की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, यानी कि जब आप होमवर्क कर रहे हैं या फिर कोई एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो उस दौरान आप अभी सीख रहे होंगे ना, जब अपना होमवर्क कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस दौरान आप सीख रहे हैं और उस दौरान आप अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे, स्व मूल्यांकन करेंगे, तो इसे ही असेसमेंट एज लर्निंग बोला जाएगा। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।